सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम वेदांत में संकलित प्रथम अध्याय सिल्वर वेडिंग के अंतिम भाग को पढ़ेंगे। हमने अभी तक पढ़ा कि यशोधर बाबू के अपने परिवार वालों से विचार नहीं मिलते थे, न ही उनकी पत्नी से और न ही उनके अपने बच्चों से विचार मिलते थे। ये पुरानी परंपराओं को अपनाए हुए थे, जबकि उनके बच्चे और उनकी पत्नी आधुनिक बनना चाहते थे, आधुनिक विचारों वाले थे। अब जब यशोधर बाबू रोजाना घर लेट जाते थे और उस दिन भी जो वे रोजाना की तरह 8 बजे घर पहुंचते हैं, लेकिन जब वे घर पहुंचते हैं तो अपने फ्लैट के सामने अपने नाम की तख्ती देखते हैं YD पंत। लेकिन उनको लगता है शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थी और उसको फूलों से लाइटों से पूरे फ्लैट को सजा रखा था। तो उन्होंने सोचा कि मैं किसी गलत जगह आ गया हूँ, इसलिए वे उधर से निकलने की सोचते हैं। तभी उनका बड़ा बेटा अपने किसी परिचित को बाहर गाड़ी तक छोड़ने आया और वे उससे छुपने की कोशिश में थोड़े से अंधेरे में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके बॉस के जाने के बाद तभी उनके बड़े बेटे कहते, बापू आप अभी आए हो, हमने कितना इंतज़ार किया, आपके सिल्वर वेडिंग उसमें हमने एक पार्टी रखी है। और वे थोड़ा सा हिचकिचाते हुए घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं अंदर पार्टी चल रही है और कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ उनके इंतज़ार में थे। तभी उनके बड़े बेटे उसकी मामा का लड़का गिरीश भी वहाँ था और कहता, देखिए आज हमने आपकी सिल्वर वेडिंग के लिए पार्टी रखी है। तो कहने हमारे घर में कब से सिल्वर वेडिंग मनने लगी? तो वह कहता है कि जब से आपका बेटा 1.5 महीना वेतन पाने लगा। तो उनकी पत्नी भी और उनके दूसरे बच्चे भी कहते हैं कि आज तो आपने हद ही कर दी, आज आप और भी ज़्यादा लेट आए हो, जबकि आपका इंतज़ार करते हुए मेहमान जा चुके हैं और अभी हम तो केक काटना है। पहले तो मना करते हैं, लेकिन बच्चों की जिद से वे केक काट देते हैं। कभी बहाना बनाते हैं कि इसमें अंडा होता है, ये हमारे कल्चर में नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब बच्चे जिद करते हैं तो वे केक को काट देते हैं। फिर वो कहते भी खिलाओ एक दूसरे को, अपनी पत्नी को खिलाओ। अब उनकी पत्नी तो उन्हें खिला देती है, लेकिन वो नहीं खाते और उठ जाते हैं। फिर कहते हैं भी आप खाना ले लो, कुछ मेहमान बचे हैं वो भी अपनी एंजॉय करेंगे। लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं पूजा पाठ करूँगा और तभी कुछ खाऊंगा। तो वे पूजा में बैठ जाते हैं और ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। जब भी वे ध्यान लगाते हैं तो उनके सामने किशनदा की तस्वीर आती है। वही किशनदा जिन्होंने उनको नौकरी दिलवाई थी, यहाँ तक पहुँचाया था। और वे सोचते हैं कि क्यों ये घर गृहस्थी वाली किशनदा की तरह कुंवारे रहते तो अच्छा रहता। लेकिन फिर उनको दिखाई देता है कि अगर किशनदा की तरह होते तो जो हुआ होगा ऐसी मृत्यु हो जाती, इसलिए गृहस्थी भी जरूरी है। तो काफ़ी देर वे लगा देते हैं। फिर बच्चे कहते हैं कि आप आते क्यों नहीं, इतनी देर लगा दी, और वे गमछा बांध कर ही आ जाते हैं। तो उनकी लड़की भी इस पर ऐतराज़ उठाती है कि आप बापू ऐसे ही आ गए। फिर तो उनको काफ़ी कहते हैं, फिर उनके लिए काफ़ी गिफ्ट आते हैं। कहते खोल के देखो, ये पिताजी आपके लिए हैं। वो कहते नहीं नहीं आप ही खोलो। तो तभी गिरीश एक बड़ा सा पैकेट आता है और खोलता, कहता है कि ये हमारे बड़े लड़के ने दिया, और उसको खोल के देता तो उसमें एक अच्छा सा गाउन था। और उनका बड़ा बेटा भूषण कहता, पिताजी अब आप इसको पहनकर दूध लाया करें। और ये बात सुनकर वो भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में पानी आ जाता है और मन में सोचते हैं कि काश उनका बेटा ये कहता, बापू अब आप दूध ना लाया करें, आप बड़े हो गए हैं, अब दूध हम ला दिया करेंगे। तो उसको याद आता है कि एक बार उसने किसी काम के लिए छोटे लड़के को बोला था, तो उसने बड़े लड़के को बोला, उसने लड़की को बोला, तो इस तरह से पूरे घर में हाय तौबा मच गई थी। तो तब से उसने कहना ही छोड़ दिया था और फिर वो अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। और इस तरह से तो ये सोचता है कि कितना बदलाव आ गया है कि आज के लड़के जो युवा, उनको जो काम करना चाहिए वे स्वयं न करके अपने माता पिता को ये कहते कि तुम ऐसा किया करो।
तो इस तरह से इस पाठ में समझाने की कोशिश की है मनोहर श्याम जोशी जी ने कि किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे विचारों का कितना जो अंतर आ गया है और पाश्चात्य संस्कृति का कितना प्रभाव हमारे ऊपर पड़ चुका है। तो ये आपका अध्याय समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारा अध्याय समझ में आ गया होगा और आपको इसके सारे प्रश्नोत्तर अपनी साफ उत्तर पुस्तिका में करने हैं। कुछ प्रश्नोत्तर मैंने आपको भेज दिए हैं, कुछ मैं आपको इस वीडियो के साथ भेजूंगा। धन्यवाद।